हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज, और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी की जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें हम पॉलिटी में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस 20 से 25 सालों में पूछे गए हैं, उनके यहाँ पर हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है पॉलिटी के क्वेश्चंस का, वो किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इस सीरीज़ में ये हमारा चैप्टर नंबर 36 है। इससे पहले 35 जो चैप्टर्स हैं उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। आप सभी को पता है कि जो भारत का संविधान है वो कुछ हद तक लचीला है और कुछ हद तक कठोर है। भारत के जो संविधान है उसके अंदर दोनों ही गुण हैं, वह लचीला भी है और कठोर भी है। और जो भारत का संविधान है वह दुनिया में सबसे लंबा संविधान है, और रिटन जो भारतीय संविधान है वह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में जो कठोर और लचीला शब्द दिए गए हैं, इससे आप दो अर्थ निकाल सकते हैं। भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन करने की प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार से होती है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंदर आर्टिकल 368 के तहत जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की पावर दी गई है। और जो ये अमेंडमेंट है ये 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट, साधारण बहुमत के द्वारा, सेकंड नंबर पर विशेष बहुमत के द्वारा, और थर्ड नंबर पर होता है विशेष बहुमत के द्वारा, जिसमें राज्यों के अनुमोदन भी आवश्यक होता है। एक तो ये होता है आपका आर्टिकल 368 के द्वारा, जो कि कठोर, जिससे आपको पता चलता है कि जो भारत का संविधान है वह कठोर है। और जो इसकी लचीलेपन का गुण है वो आपको आर्टिकल 3 के, आज जब आप आर्टिकल 3 पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान के अंदर कुछ लचीले गुण भी हैं, जैसे कि जो स्टेट्स की बाउंड्री होती है उन्हें शॉर्ट करना या फिर उन्हें बड़ा करना, किन्हीं 2 स्टेट्स को एक में मर्ज करना या फिर किसी एक स्टेट को डिवाइड करना, ये सभी आप आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि आर्टिकल 3 के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान लचीला है, और जब भारतीय में संशोधन करने की ज़रूरत होती है आर्टिकल 368 का यूज़ करके, तो आपको पता चलेगा कि जो भारत का संविधान है वह कठोर भी है। तो आगे जो भी इसके अंदर इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स दी गई हैं कि कब किस ईयर में अमेंडमेंट हुई हैं, कौन से किस चीज़ के लिए अमेंडमेंट हुई हैं, वो सब हम इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपको एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। एजर्शन में बोला है कि अनुच्छेद आर्टिकल जो आपका 368 है, इसके अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके जो आपकी पार्लियामेंट होती है वह भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे ध्यान में रखना होता है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसे ध्यान में रखना होता है। इसके बाद है आपको रीज़न दिया गया है कि संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था होती है। जो पार्लियामेंट होती है वह भारत की जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, निर्वाचित होती है, और यह भारत के अंदर उच्चतम यानी कि सबसे बड़ी जो कानून बनाने की संस्था होती है वह पार्लियामेंट ही होती है। उच्चतम विधायी संस्था पार्लियामेंट होती है, संसद होती है। तो जो यहाँ पर आपको एजर्शन और रीज़न दिया गया है वो दोनों की दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, और जो रीज़न है वह एजर्शन की सही से व्याख्या भी करता है, और दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, जिसमें एजर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और जो रीज़न दिया गया है वह एजर्शन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का, जो पार्लियामेंट की संवैधानिक शक्तियां हैं, उनका प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन और निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित इस आर्टिकल में जो भी प्रक्रिया दी गई है, प्रोसीजर दी गई है, उसके अनुसार कर सकती है। संसद भारत की जनता के द्वारा इलेक्टेड सबसे उच्चतम विधायी संस्था होती है। इसी के कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त होता है। इसलिए आपकी एजर्शन भी सही है और रीज़न भी करेक्ट है, और जो रीज़न दिया गया है वह एजर्शन की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है?
आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें बिल लाए जाते हैं और बिल को फिर लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया जाता है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कोई विधेयक होता है, जो बिल होता है वह कानून बन पाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का ऐसा बिल होता है जिसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी वित्त विधेयक और ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 368 में दी गई है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 है, इसमें संविधान में संशोधन किस प्रकार से करने हैं उसकी प्रोसीजर दी गई है और ये संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। ये जो पावर है ये भी इस आर्टिकल के द्वारा दी गई है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों का 2/3 मेजॉरिटी से इसका पारित होना आवश्यक होता है। तो जो आपका संविधान संशोधन विधेयक होता है उसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी होता है, तभी यह बिल विधेयक बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर संविधान के संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 368, ऑप्शन बी आर्टिकल 360, ऑप्शन सी आर्टिकल 356 और ऑप्शन डी आर्टिकल 352। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वह कानून बनाकर संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की प्रोसीजर दी गई है। ऑप्शन ए आर्टिकल 348, ऑप्शन बी आर्टिकल 358, ऑप्शन सी आर्टिकल 368 और ऑप्शन डी आर्टिकल 378। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो प्रोसीजर है वह बताई गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। आपको बताना है कि अगर संविधान के अंदर संशोधन करना है, कोई अमेंडमेंट लाना है, तो उसकी जो पहल होती है वह किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी केवल राज्य के विधानसभाओं में और ऑप्शन डी संसद के किसी एक सदन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। पार्लियामेंट के किसी भी एक सदन के अंदर संविधान में संशोधन करने की पहल की जा सकती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा में प्रयोजन के लिए विधेयक पूर्व स्थापित करके प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वह संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 368 क्लोज 2 में किया गया है। संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो जो बिल लाया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है वह संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना जरूरी होता है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि भारत के अंदर जो संविधान के अंदर संशोधन करने की प्रोसीजर है वह हमने दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उससे ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और उसके बेस पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने के लिए जो उपक्रम है वह कहाँ किया जा सकता है? ऑप्शन ए
फर्स्ट में बोला है कि लोकसभा के द्वारा उपक्रम किया जा सकता है, सेकंड राज्यसभा के द्वारा, थर्ड राज्य के विधानमंडलों के द्वारा और फोर्थ राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि संविधान में जो संशोधन लाने की प्रक्रिया होती है, उपक्रम होता है, वह लोकसभा के द्वारा भी किया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी किया जा सकता है। तो जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के किसी भी सदन के अंदर संसद को अमेंड करने के लिए जो बिल है वह किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड, लोकसभा या फिर राज्यसभा के द्वारा ये उपक्रम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत के संविधान के आर्टिकल 368 क्लोज 2 के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उनके तहत यदि कोई विधेयक बिल भारत की संसद के द्वारा पारित होने के बाद राजस्थान की विधानसभा के पास संकल्प के द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है, आपको आर्टिकल 368 क्लोज 2 के रिस्पेक्ट में बताना है कि कोई भी ऐसा विधेयक है जो भारत की संसद के द्वारा तो पारित हो गया है, फिर उसे अगर राजस्थान की विधानसभा के पास संकल्प के द्वारा सपोर्ट के लिए, अनुसमर्थन के लिए लाया जाता है तो क्या होगा। ए, विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, बी, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, सी, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ए, बी और सी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। कोई भी ऐसा विधेयक है जो भारत की संसद के द्वारा पारित हो गया है और अगर उसे आप किसी भी राज्य की विधानसभा के पास लाते हैं तो विधानसभा उस संकल्प को पारित भी कर सकती है, उसे अस्वीकार भी कर सकती है और ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो जो राज्य सरकारें होती हैं, जो राज्य की विधानसभा होती है, वह पार्लियामेंट के द्वारा पारित किसी भी विधेयक के अंदर कोई अमेंड नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 368 क्लोज 2 के उपबंधों के तहत वर्णित संविधान के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विधेयक भारत की संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा उस विधेयक को अनुसमर्थित किया जाए। आधे राज्य यदि विधेयक को अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। राजस्थान विधानसभा समेत कोई भी विधानसभा संकल्प को पारित कर सकती है या फिर अस्वीकार भी कर सकती है और ऐसे संकल्प में विधानसभा के द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। यहाँ आपको पूरी एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है कि भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करने के जो प्रोसीजर है वह आर्टिकल 368 क्लोज 2 में दी गई है और उसके अनुसार कोई भी विधेयक जो कि संविधान में संशोधन करने के लिए लाया जाता है, वह अगर संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है तो उसके बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास लाया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से पहले वह सभी राज्यों के पास ले जाया जाता है और आधे राज्यों की जो विधानमंडल होती है उस विधेयक को अनुसमर्थित करती है। अगर कोई भी ऐसा राज्य है या फिर जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में राजस्थान दिया गया है, जो राजस्थान की विधानसभा होती है उसके समेत कोई भी विधानसभा इस संकल्प को पारित भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। लेकिन इसके जो विधेयक पारित किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संपुष्टि की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे संवैधानिक संशोधन हैं जिनके लिए कम से कम आधे राज्यों की जो विधानमंडल है उनकी मंजूरी लेना आवश्यक होता है। फर्स्ट, संविधान में संघीय प्रावधान, सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, थर्ड, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और फोर्थ, नए राज्यों के निर्माण और राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर कोई भी ऐसा संवैधानिक संशोधन विधेयक है जो कि
संविधान के संघीय प्रावधान से रिलेटेड है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों से रिलेटेड है, या फिर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल की परमिशन लेनी जरूरी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। और जो आपको फोर्थ स्टेटमेंट में दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण करना, या फिर राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन करना, या फिर नाम के अंदर कोई परिवर्तन करना, ये आप आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आप ये सब कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपको करेक्ट दी गई है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में जो संविधान संशोधन करने की 3 प्रक्रिया दी गई हैं उनके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान नम्य एवं परिवर्तनशील है, यानी कि लचीला और कठोर है। इसमें आवश्यकता के अनुसार आर्टिकल 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, जिसको यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट नंबर पर है साधारण बहुमत के द्वारा। संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संसद के साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है। इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं उनको आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के तहत संविधान का संशोधन माना ही नहीं जाता, जैसे कि राज्यों के नामों में कोई परिवर्तन करना, सीमाओं में परिवर्तन करना और नए राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों में विधान परिषदों का गठन करना या फिर उनको समाप्त करना, राष्ट्रपति, राज्यपालों और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कोई वृद्धि करना या फिर कम करना। ये जो संशोधन होते हैं ये साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। और बाकी आपको यहाँ पर सेकंड में बोला गया है विशेष बहुमत के द्वारा जो अमेंडमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। आर्टिकल 368 क्लोज 2 की जो प्रक्रिया है उसके तहत संसद अपने प्रत्येक सदन की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विशेष बहुमत जो कि कुल जितने टोटल सदस्य होते हैं उनके बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी से विधेयक को पारित कर संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती हैं। अगर आपको भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में अमेंड करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है अलग अलग। फिर आपको थर्ड नंबर पर दिया है कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन से। आर्टिकल 368 क्लोज 2 के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन भी जरूरी होता है। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया में कोई अमेंडमेंट करना है, संघ और राज्य की कार्यपालिका जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसका विस्तार करना है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के संबंधी कोई प्रावधान संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, संविधान संशोधन की संसद की प्रक्रिया और उसकी प्रक्रिया संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन करना, और सातवीं जो अनुसूची है उसमें जो भी सूचियाँ दी गई हैं जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनमें माल और सेवा कर जो कि जीएसटी है, परिषद काउंसिल संबंधी प्रावधान, आर्टिकल 279 आदि, इन सब में कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए आपको विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है और राज्यों से अनुमोदन लेना भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अमेंडमेंट की जो 3 प्रोसीजर होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे विषय हैं, यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट्स विषय दिए गए हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो संभव हो पाती है। फर्स्ट नंबर पर राष्ट्रपति का निर्वाचन, सेकंड संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, थर्ड 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, और फोर्थ किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया गया है वो आपके करेक्ट हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, या फिर संसद के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व करना हो, या फिर 7वीं जो आपकी अनुसूची है जिसमें 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र संघ सूची, इन 3 सूचियों के अंदर कोई भी परिवर्तन करना हो तो उसके लिए आपको राज्यों के कम से कम आधे राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, तभी कोई संशोधन पॉसिबल हो पाता है, संभव हो पाता है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है।
आगे यहाँ पर देखते हैं, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है और फोर्थ आपका इनकरेक्ट है। इसलिए आप इसे एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते थे, जिसमें जिस ऑप्शंस में 4 दिया गया है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में बोला है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूर्व स्थापना के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत के अंदर जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया होती है वह लोकसभा या राज्यसभा किसी के अंदर भी लाई जा सकती है। तो जो विधेयक होता है वह राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी के अंदर भी लाया जा सकता है, और यहाँ पर आपको केवल लोकसभा दिया गया है, जिसकी वजह से आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड में बोला है कि यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की कोई मांग करता है तो संशोधन का जो अनुसमर्थन है वह भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल के द्वारा किया जाना भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट दी गई है, क्योंकि जो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट है जो कि संघीय चरित्र के अंदर कोई चेंजेस लाना चाहता है, तो जो वो अमेंडमेंट है वो सभी राज्यों के विधानमंडल के द्वारा अनुसमर्थित नहीं होता, बल्कि कम से कम आधे राज्यों के द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ना तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और ना ही यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही है, दोनों की दोनों आपकी इनकरेक्ट दी गई है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 368 क्लोज 2 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित संशोधन जो होता है वह कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, ना कि सभी राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा। तो अगर आप आर्टिकल 368 क्लोज 2 देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 12, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ 7-8 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि जो संविधान के अंदर संशोधन करने की प्रोसीजर होती है उसके रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट नंबर पर दिया गया है केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। थर्ड, राष्ट्रपति का निर्वाचन। फोर्थ, राष्ट्रपति की योग्यता। फिफ्थ, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। और सिक्स्थ, राष्ट्रपति का कार्यकाल। और सेवन्थ, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा करना। और सेकंड में 8th में दिया गया है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पर आपकी जो 4th, 5th और 6th में बोला गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की पद की जो पोस्ट की शर्तें होती हैं वह, और राष्ट्रपति का कार्यकाल, इनका टेन्योर, इन सब के बारे में, इन सब के लिए संविधान के अंदर संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो और जो बाकी आपको अदर ऑप्शंस दिए गए हैं उन सब के लिए आपको संविधान के अंदर संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें 4th, 5th और 6th आपकी करेक्ट दी गई है, जैसे कि राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की पद की शर्तें और राष्ट्रपति के कार्यकाल, इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें और राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसे संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें से कोई भी परिवर्तन संसदीय अधिनियम के द्वारा किया जा सकता है। अगर आपको इन तीनों के अंदर कोई भी परिवर्तन लाना है तो आप पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाकर ला सकते हैं, उसके लिए आपको अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, उस स्थिति में जबकि लोकसभा के द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन यानी कि राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया हो तो तब क्या होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कोई संविधान संशोधन का विधेयक है जिसे लोकसभा के द्वारा तो पारित कर दिया गया है, लेकिन जब उसे राज्यसभा के पास भेजा गया तो राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो क्या होगा। ऑप्शन ए, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी, विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है। ऑप्शन सी, यदि लोकसभा उस विधेयक को दोबारा से
2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है तो विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। फोर्थ में बोला गया है कि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि जो संविधान संशोधन का जो विधेयक होता है उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा ही स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना अनिवार्य होता है और उनके पास करने के बाद ही वह प्रेसिडेंट के पास जाता है उनकी सहमति के लिए। तो अगर कोई अभी ऐसा विधेयक है, संविधान संशोधन का जो विधेयक है, अगर उसे लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है लेकिन अगर उसे उच्च सदन यानी कि राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया है तो जो वह विधेयक होता है वह फाइनली खत्म हो जाता है, अंतिम रूप से वह समाप्त हो जाता है, वह कानून नहीं बन पाता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमति से स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है। किसी एक सदन के द्वारा पारित होने पर फिर दूसरे सदन द्वारा अगर अस्वीकार होने अर्थात दोनों सदनों में असहमति होने की स्थिति में विधेयक जो होता है वह अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो अगर कोई भी ऐसा विधेयक है जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में ही पास होना अनिवार्य होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं संविधान संशोधन से रिलेटेड, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट में बोला है कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख किया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 है, इसके अंदर संविधान को संशोधित करने की दो प्रक्रिया दी गई हैं, 2 प्रोसीजर दी गई हैं। सेकंड में बोला है कि संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, ये आपका इनकरेक्ट है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पेश किया जा सकता है। थर्ड में संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक की कहीं पर भी बात नहीं की गई है। फोर्थ, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो आपके राष्ट्रपति की कुछ पावर्स दी गई हैं जिनमें से एक है निषेधाधिकार, इस पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट दी गई है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 368 क्लोज 2 के तहत संविधान संशोधन की 2 विधियां दी गई हैं। पहला, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा। और जो आपकी सेकंड नंबर की स्टेटमेंट है उसमें ये बोला गया है कि इस प्रकार पारित संशोधन के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के द्वारा। तो जो आपको आर्टिकल 368 के अंदर 2 प्रोसीजर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसमें से एक है कि जो सदन के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनकी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अमेंड किया जा सकता है। और सेकंड में बोला है कि जो अमेंडमेंट है बिल है उसे कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा भी अनुसमर्थित होना चाहिए। आगे इसमें बोला है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाए। दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं किया गया है। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी, उसे निषेधाधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो जो आपका संविधान में संशोधन विधेयक होता है उसके ऊपर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है, उस बिल के ऊपर राष्ट्रपति निषेधाधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके
किस संशोधन के द्वारा छीन ली गई है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर जो पहले राष्ट्रपति को वीटो पावर यूज़ करने की पावर थी, वीटो को इस्तेमाल करने की जो राष्ट्रपति की पावर थी, उसे छीन लिया गया है और अब उस जो राष्ट्रपति हैं उन्हें सहमति देनी होती है। तो आपको बताना है कि जो ये वीटो पावर थी, इसे किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा छीन लिया गया था। ऑप्शन ए 44वां यानी कि 44th, ऑप्शन बी 23वां, ऑप्शन बी 24वां और ऑप्शन सी 24वां और ऑप्शन डी 42वां। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 24वां। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को जो पहले संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर वीटो पावर दी गई थी, उसे छीन लिया गया था और अब बोला गया है कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर अपनी सहमति देनी ही होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये अमेंडमेंट किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान का 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा आर्टिकल 368 के क्लोज 2 में संशोधन किया गया था और संशोधन करके संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को वीटो कर सकने की राष्ट्रपति की जो शक्ति थी, उसे छीन लिया गया। आर्टिकल 368 क्लोज 2 के अनुसार इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुरस्थापित करके ही किया जाएगा। अगर आपको संविधान के अंदर संशोधन लाना है तो पार्लियामेंट के किसी भी सदन के अंदर प्रयोजन लाया जा सकता है और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पारित कर दिया जाता है, उसके बाद वह राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निर्बंधों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। यानी कि जो भी इसके अंदर निर्बंध दिए गए हैं उनके द्वारा वह अमेंड हो जाएगा। आगे इसमें बोला गया है, परंतु कतिपय मामलों में कुछ मामले ऐसे हैं विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों के द्वारा उन विधानमंडलों के अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है उसके ऊपर पहले राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई थी, लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा वीटो पावर को छीन लिया गया था और अब राष्ट्रपति को इस विधेयक के ऊपर संवैधानिक संशोधन विधेयक के ऊपर अपनी अनुमति देनी ही होती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल कब लाया गया था। आपको बताना है कि सबसे पहले संविधान को कब संशोधित किया गया था। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1955 में और ऑप्शन डी 1958 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 1951 के अंदर ही संविधान को सबसे पहले संशोधित किया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 10 मई 1951 को संसद में पेश किया गया था। फिर यह पारित होकर जून 1951 में अधिनियमित हुआ था, कानून बन गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा आर्टिकल 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया गया था और 2 नए आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, आर्टिकल 331A और आर्टिकल 331B, और 9वीं अनुसूची को भी संविधान के अंदर जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1951 के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था और ये अमेंडमेंट हो गया था जून 1951 में, और इसके द्वारा आर्टिकल 15 को, आर्टिकल 19 को, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 इन सब आर्टिकल्स के अंदर कुछ कुछ अमेंडमेंट की गई थी और आर्टिकल 31 क्लोज 1 और आर्टिकल 31 क्लोज 2 ये 2 नए आर्टिकल ऐड किए गए थे इसी अमेंडमेंट के द्वारा, और भारतीय संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी जिसमें जो आपके लैंड रिफॉर्म है उन्हें जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का प्रथम संशोधन जो कि 1951 में हुआ था निम्न में से किससे संबंधित था। आपको बताना है कि 1951 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था
वह किस लिए हुआ था, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए देश की सुरक्षा से, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, ऑप्शन सी कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, और ऑप्शन डी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1951 में, वह कुछ राज्यों के अंदर कृषि और कृषि भूमि से संबंधित सुधारों के लिए किया गया था। कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े गए थे, आर्टिकल 31 क्लोज 1 और आर्टिकल 31 क्लोज 2, और 9वीं सूची को भी शामिल किया गया था, 9वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था, ताकि कुछ राज्यों में कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के लिए बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती ना दी जा सके। आप सभी को पता है कि जो 1951 का दौर था, उस समय देश को आज़ादी मिले कुछ ही समय हुआ था, तो देश के अंदर अस्त व्यस्तता बनी हुई थी, जिसके लिए सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने थे जिससे कि सबका कल्याण हो सके, जो कि इसमें से एक था भूमि सुधार। जिन लोगों के पास जो लैंड लॉर्ड थे, उनसे कुछ भूमि लेकर जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन लोगों को ये भूमि दी जा रही थी। तो इससे लेकर जो लैंड लॉर्ड थे, वह इस बात को लेकर चिंतित हो गए थे कि उनकी भूमि छीनी जा रही है, इसलिए वह केस पर केस डालते गए कोर्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे केस हो गए थे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। तो सरकार ने बोला था कि सरकार ने एक अमेंडमेंट किया था 1951 में, जिसमें उन्होंने 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, और उसके अंदर जो लैंड रिफॉर्म था उसे जो आपकी जुडिशियल रिव्यू होता है, उससे परे रखा गया था। तो जो आपकी 9वीं अनुसूची है, उसके अंदर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि आपके जुडिशियल रिव्यू से परे रखे गए हैं, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है, उसे कब ऐड किया गया था। ऑप्शन ए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ऑप्शन बी 8वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 9वें संशोधन के द्वारा, और ऑप्शन बी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रथम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो 9वीं अनुसूची है, उसे भारतीय संविधान में ऐड किया गया था, और इसके अंदर जो आपका लैंड रिफॉर्म्स हैं, उन्हें जुडिशियल रिव्यू से परे रखा गया था। लैंड रिफॉर्म्स को जुडिशियल रिव्यू से परे रखा गया था, ताकि सरकार के द्वारा जो भूमिहीन लोग हैं, उन्हें लैंडलॉर्ड से कुछ भूमि लेकर बांट दी जाए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से निर्धारित या फिर अवधारित की जाएगी जिसका संसद के द्वारा कानून बनाकर उपबंध किया हो। ये स्टेटमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए 15वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ऑप्शन बी 16वें के द्वारा, ऑप्शन सी 17वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और ऑप्शन डी 18वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 15वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनकी एज किसी ऐसी प्राधिकारी और ऐसी रीति के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी जिसका संसद के द्वारा कानून बनाकर उपबंध किया गया हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा अंतस्थापित आर्टिकल 124 क्लोज 2 सब क्लोज ए के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, उनके द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर उपबंध किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिए गए हैं, और आपको यहाँ पर दिया गया है कि इनके द्वारा क्या चीज़ अमेंड की गई थी। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड, 18वें के द्वारा दल बदल अधिनियम, 39वें के द्वारा राज्यों का पुनः परिभाषित किया गया था, और 52 में दिया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, जिसे हम यहाँ पर आपका ऑप्शन
डी करेक्ट दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 13वां संशोधन नागालैंड, 18वां संशोधन राज्य को दोबारा से पुनः परिभाषित किया गया था। 39वां संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जाएगी। और 52वें संविधान संशोधन में दल बदल अधिनियम लाया गया था। तो यहाँ पर आपको बताया है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। एक तरफ आपको अमेंडमेंट के नंबर्स दिए गए हैं और दूसरी साइड दिया गया है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था। तो जो आपकी न्यायिक पुनः निरीक्षण की शक्ति का परिसीमन है वह 61वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना 42वें संविधान के द्वारा किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। सी, मताधिकार की जो आयु है 21 से घटाकर 18 की गई थी 38वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और डी, उद्देशिका में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसे जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट दिया गया है। जो ऑप्शन सी में आपको सॉल्यूशन दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसे हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। न्यायिक पुनः निरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था 1975 में। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। फिर जो वोटिंग की एज है उसे 21 से हटाकर 18 किया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1988 में। फिर उद्देशिका में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है जो वह जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर भी आपको 2 लिस्टें दी गई हैं। एक तरफ लिस्ट संविधान में संशोधन और दूसरी तरफ उनके विषय वस्तु दिए गए हैं। तो जो ए में बोला है कि संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 69th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना की गई थी। संविधान 75वां 75th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1994 में जो किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं होगा। और यहाँ पर आपको सी में बोला गया है संविधान 80वां 80 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कि 2000 में किया गया था, गाँव और अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का संगठन। डी 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना। और आपको बताना है कि जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन से अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है जिसमें सॉल्यूशन दिया गया है। अभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 69th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था। 75वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना की गई थी। फिर 80 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 10वां जो वित्त आयोग है उनकी सिफारिशों को स्वीकार करना। 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा अरुणाचल प्रदेशों में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं होगा क्योंकि वहाँ इनकी प्रभावकारी संख्या ही नहीं है। यह समाज का आदिवासी समाज है। 23वां क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। एक साइड संविधान संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं और दूसरी साइड जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था उनके नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि 2000 में किया गया था उसके द्वारा आर्टिकल 19(1) क्लोज 1 सब क्लोज 3 के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया था। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था उसमें रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को संरक्षण दिया गया था। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2012 में हुआ था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण किया गया था। और 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2014 में हुआ था, मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि 2011 में हुआ था उसके द्वारा आर्टिकल 19(1)
आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज 3 के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार दिया गया था। 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2000 में हुआ था। रिक्तियों की जो खाली पोस्ट होती हैं उनके बैकलॉग को भरने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति को संरक्षण दिया गया था। 99 के द्वारा जो कि 2000 में हुआ था, 2014 में हुआ था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण किया गया था। फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था, उसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसे लघु संविधान भी कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ऑप्शन ए 42nd, ऑप्शन बी 44th, ऑप्शन सी 46th और ऑप्शन डी 50। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था। अनेक प्रावधान भी जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से जो उत्पन्न कठिनाई हुई थी उन सबको दूर करना था, जिससे संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। यहाँ पर आपको बोला गया है कि 1976 के अंदर जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, इसलिए उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय दिए गए थे जिनकी वजह से कुछ कठिनाइयां आने लगी थी। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही पार्लियामेंट के में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और इसमें ये बोला गया था कि जो आधारभूत संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वह भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही लाया गया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही लाया गया था। पार्लियामेंट जो कि पार्लियामेंट को जो पावर है संविधान के अंदर संशोधन करने की, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अलावा पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में अमेंड कर सकती है, लेकिन इससे बेसिक स्ट्रक्चर को कोई प्रभाव नहीं पड़ना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन ए 42nd, ऑप्शन बी 44th, ऑप्शन सी 46 और ऑप्शन डी 50। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है 42nd। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही किया गया था। जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको ऐड किया गया था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है आर्टिकल 51 क्लोज ए में। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, तो जो आपकी मूल फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो उनकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था इनकी संख्या 11 कर दी गई थी, एक और फंडामेंटल जोड़ दिया गया था। इन्हें मूलतः सोवियत संघ संविधान से लिया गया था। तो जो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन्हें सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था और 42वें संविधान के द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही इन्हें भारत के संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट नंबर, भारत के संविधान के 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष इन सब के जो निर्वाचन थे उन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से अलग कर दिया गया था। फिर 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था उसके द्वारा जो ये 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसे निरसित कर दिया गया था। तो इसी वजह से ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड में बोला है कि भारत के संविधान के 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया था, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।
जो भारतीय संविधान का 99वां संवैधानिक संशोधन था उसे अभिखंडित कर दिया था, रिमूव कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है, फ्रीडम होती है, उसे यह अतिक्रमण कर रहा था, उसे यह कम कर रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिमूव कर दिया था। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, ओनली 2। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1975 में 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान में आर्टिकल 239A जोड़ा गया था, जिसे जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष इनके निर्वाचन को न्यायिक पुनः विलोकन से अलग कर दिया गया था, परे कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू से। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा इसे निरसित कर दिया गया था। 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को निरसित कर दिया गया था, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आगे 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण ट्रांसफ़र के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, जिसे अक्टूबर 2015 में अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए उसे असंवैधानिक करार कर दिया था। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा विधानसभा के जो दल होते हैं उनके निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन ए संविधान का 52वां संशोधन कानून, ऑप्शन बी जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, ऑप्शन सी संविधान का 42वां संशोधन और ऑप्शन डी संविधान का 44वां संशोधन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान का जो 52वां संशोधन कानून था उसके द्वारा विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनके दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संविधान के 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके तहत दल के निर्वाचित सदस्य जो दल के इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके दल बदल पर रोक लगा दी गई थी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अपेक्षित संशोधन भी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी जो प्रावधान है वह किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसके द्वारा पहली बार दल बदल विरोधी कानून का जो प्रावधान है वह दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए 54th, ऑप्शन बी 53rd संशोधन, ऑप्शन सी 52nd संशोधन और ऑप्शन डी 51 संशोधन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 52वें संशोधन के द्वारा पहली बार दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वह किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए दल बदल से, ऑप्शन बी आरक्षण से, ऑप्शन सी निर्वाचन से और ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, दल बदल से संबंधित है 52वां संशोधन। जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इसने भारतीय संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची जोड़ी थी, जिसके तहत जो पार्टीज़ होते हैं, जो पार्टीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके दल बदल पर निरोध लगाया गया था, बैन लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। आपको बताना है कि भारत के अंदर जो राजनीतिक पार्टी का दल बदल होता है वह कौन सी संशोधन के द्वारा रिमूव किया गया था। ऑप्शन ए 52वें संशोधन, ऑप्शन बी 54वें संशोधन, ऑप्शन सी 56वें संशोधन और ऑप्शन डी 58वें संशोधन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 52वें संशोधन के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसमें जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको इस चैप्टर में यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।